हेलो, वेलकम बैक। एक और सीरीज़ में हम स्वागत करते हैं आपका। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस, जिसमें हमारा शुरू हो जाता है 124। सेक्शन 124 से लेकर के 139 तक जाता है। और इसमें सबसे पहले दो सेक्शंस हम टारगेट बनाएंगे। यहाँ पे ग्रुपिंग का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन 124, 125 साथ में पढ़ते हैं। 124 में हमारा ये बताता है कि कौन से पर्सन टेस्टिफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो इस सेक्शन के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है ऑल पर्सन, तो उसी पे टारगेट करेंगे। सारे पर्सन इस सेक्शन के हिसाब से सारे के सारे पर्सन्स कॉम्पिटेंट होते हैं टेस्टिफाई देने के लिए, मतलब वो विटनेस बनने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, अनलेस जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे क्योंकि वो टेंडर एज बहुत ज़्यादा, उम्र उनकी कम है, बहुत ज़्यादा एज बहुत ज़्यादा है, या फिर डिजीज़ है उनको, चाहे बॉडी या माइंड की हो या अन्य अदर कॉज, जो कोर्ट उसको कंसिडर करता है कि ये विटनेस बनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो आखिर ये डिसीजन कौन देता है कि कोई पर्सन विटनेस बनने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है? वो कोर्ट होता है। कोर्ट हमारा डिसाइड करता है। तो सेक्शन 125 की अगर बात करते हैं, सेक्शन 124 में एक्सप्लेनेशन तो बचा ही रह गया, और इसको देख लेते हैं। वो बोलता है कि सारे अनसाउंड माइंड के पर्सन इनकॉम्पिटेंट नहीं होते हैं विटनेस बनने के लिए। कुछ पर्सन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लूनेटिक माइंड के पर्सन, जो कि किसी टाइम पीरियड के लिए वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से वो पीड़ित होते हैं, और किसी टाइम पीरियड के लिए वो साउंड माइंड के हो जाते हैं। तो वो जब साउंड माइंड के होंगे तो वो कॉम्पिटेंट होंगे विटनेस बनने के लिए, लेकिन जो अनसाउंड माइंड के होंगे वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे विटनेस बनने के लिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 125। ये बताता है डी फॉर डम विटनेस के बारे में। हमारा इसमें जानकारी ये देती है इस सेक्शन के जरिए कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी भी तरीके से स्पीक नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ वो गूंगा है या फिर बहरा है या सुन नहीं सकता। जो जनरली जो बहरे होते हैं वो लोग गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पहले कोई शब्द सुना नहीं होता, तो वो उस शब्द को उच्चारण कैसे करना है वो ये बात को नहीं जानते। तो इसीलिए वो पर्सन जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो पर्सन एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर हम लोग के आते हैं। और उनको कोर्ट बोलता है कि उनका जो होता है रिटन या साइन लैंग्वेज में, वो अगर कुछ दे देते हैं कोर्ट के सामने खड़े होकर करके, तो वो एक डीम किया जाता है ओरल एविडेंस। वो घर से लिख करके नहीं आए हैं, वो यहीं कोर्ट के सामने खड़े होकर के राइट करते हैं और साइन लैंग्वेज में राइट करते हैं, या फिर कुछ ऐसा साइन लैंग्वेज दिखाते हैं, तो वो डीम किया जाएगा ओरल एविडेंस। तो इनके असिस्टेंस के लिए कोर्ट जो होता है शैल एम्पावर, कोर्ट हम लोग का एम्पावर्ड किया गया है कि वो एक अपॉइंट करेगा स्पेशल एजुकेटर इंटरप्रेटर को, और उस तरीके से जिससे कि ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट को समझ में आ सके। और यहाँ पर इनका जो भी आपने जो कुछ भी बातचीत, जो कुछ भी रिटन या साइन लैंग्वेज किया है, वो वीडियोग्राफ्ट होगा, जिससे कि किसी भी तरीके से अगर सुपीरियर कोर्ट में अगर चैलेंज हो तो हमारे पास ये एविडेंस हो कि लोअर कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग सही तरीके से की है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी यहाँ पे नहीं आई है। और सेक्शन 124 हमारा जो है जनरल प्रोविज़न माना जाता है, और सेक्शन 126 जो हमारा है, इसे एक तरह से आप स्पेशल प्रोविज़न मान सकते हो सेक्शन 124 का, इसीलिए सेक्शन 124 125 साथ में पढ़ा जाता है। सेक्शन 125 हो गया। और फिर सेक्शन 126 127 128 एक साथ पढ़ा जाता है। इसका पढ़ने का तरीका ये है कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें सेक्शन 127 को पहले रखेंगे, और फिर बनाएंगे हम लोग सेक्शन 126 और सेक्शन 128, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड जो होंगे वो हमारा होगा सेक्शन 126 128, और 127 एक सेपरेट सेक्शन है। सेक्शन 127 पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है जज और मजिस्ट्रेट। क्या कोई जज या मजिस्ट्रेट कोई कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? तो इस सेक्शन में बताया गया है कि यस, जज और मजिस्ट्रेट एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। उनको एग्जामिन किया जा सकता है एक विटनेस की तरह टू एनी अदर मैटर, जो कुछ भी मैटर उनके प्रेजेंस में हुआ है। अगर वो कोर्ट के सीट पे बैठे हुए हैं फाइल एक्टिंग एज जज और मजिस्ट्रेट, और उनके सामने कोई बात हो जाती है जिससे कि वो एक आई विटनेस बन जाते हैं, तो फिर उनका जो एविडेंस जो होगा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एविडेंस प्ले करती है इंडियन एविडेंस एक्ट में। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं कि कब यहाँ पर जज और मजिस्ट्रेट एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बनेंगे। अगर जज साहब कोर्ट में बैठे हुए हैं और उनका कंडक्ट ही क्वेश्चन में अगर आ जाता है, तो जज साहब किसी भी तरीके से विटनेस ऑटोमेटिकली कोई कंप्लेंट कर भी देता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी किसके तरफ होगी? वो होगा उनका सुपीरियर कोर्ट, जिनके वो सबॉर्डिनेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जज साहब के नॉलेज में कोई अगर मैटर आई है कोर्ट की प्रोसीडिंग करते वक्त, तो फिर जज साहब
को विटनेस के तौर पे बुला करके आप उनसे नहीं पूछोगे। ये पूछने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका है, वो होगा सुपीरियर कोर्ट के पास। इसका मतलब जज साहब का खुद का कंडक्ट और उनके नॉलेज में कोई फैक्ट आया है वाइल सिटिंग और अ प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे मैटर ये हो जाएगी, दोनों सुपीरियर कोर्ट की तरफ ही अकाउंटेबल होंगे। लेकिन क्या जज और मजिस्ट्रेट एक कॉम्पिटेंट विटनेस है? यस, दे आर कॉम्पिटेंट विटनेस। इस एग्जाम्पल को अगर देखेंगे हम इस सेक्शन के साथ कि ए इज अक्यूज बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर वाइल ऑन हिज ट्रायल बिफोर अ सेशन जज, बी मे बी आस्क्ड एज टू व्हाट हैड अकर्ड। एक सेशन जज के सामने ही अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करता है एक पुलिस ऑफिसर का, ए जो है वो ये करता है, और आई विटनेस हो जाते हैं हमारा सेशन जज। तो फिर ये हम लोग के जो सेशन जज हैं वो हमारे जो हैं एग्जामाइन किए जा सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट आई विटनेस के तौर पे। और फिर अब आ जाते हैं हम सेक्शन 126 में। सेक्शन 126 में ये बताता है कि अगर यहाँ पर हमारा प्रोसीडिंग चलता है, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, इन दोनों के बीच में प्रोसीडिंग चला हुआ है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या सिविल प्रोसीडिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पार्टी एक जो है वो कोई ना कोई इंसान होगा, तो इंसान का हमेशा दो पेयर होता है, या तो वो एक मैन होगा या तो एक वुमन होगा। तो भी अगर वो एक मैन है तो उसकी वाइफ जो होगी वुमन होगी, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पे वो मानी जाएगी। अगर वो प्रोसीडिंग अगर ये वुमन है तो इसका जो मैन होगा, इसका जो हस्बैंड होगा, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। सिमिलरली अप्लीकेबल टू द सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग बोथ। अब सेक्शन 128 में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन जो कुछ भी हुई है मैरिज के दौरान वो कैसे प्राइविलेज होता है। किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन मैरिड है और इनका मैरिज हम लोग का 1 जनवरी 2023 से हुआ है और यहाँ पे डाइवोर्स हुआ है 1 जनवरी 2025 को, तो जो कुछ भी कम्युनिकेशन इनके बीच में हुई है वो एक बबल की तरफ प्रोटेक्टेड होगी और इनके बीच का कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानी जाएगी। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है वो कोर्ट में किसी भी तरीके से अगर ये लाने की कोशिश भी करता है एक स्पाउस, तो दूसरा स्पाउस अगर कोर्ट में ये नोटिस डाल दे कि यहाँ पे मेरा स्पाउस है ये, और ये मेरा जो हम दोनों का बीच का जो प्राइविलेज कम्युनिकेशन है ये वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोर्ट अपने से जुडिशियल माइंड अप्लाई करके सुओ मोटो ये देख लेगा और किसी भी तरीके से अगर कोई एविडेंस दिया भी जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन हमारा ये हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही केस हुआ है, केस जो हुआ है या सूट जो हुआ है वो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो भी अगर इन दोनों के बीच में ही सूट हुआ है तो किसी भी तरीके से प्राइविलेज नहीं क्लेम किया जाएगा, किसी भी तरीके से प्राइवेसी नहीं क्लेम की जाएगी, और इन दोनों की कम्युनिकेशन आपस में जो डेटा जो बात हुई है, फ़ोन रिकॉर्डिंग, मैसेजेस, वो सारा का सारा कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है। दूसरी चीज़, हस्बैंड और वाइफ वर्सेस थर्ड पार्टी केस चल रहा है, तो यहाँ पर हस्बैंड या फिर वाइफ इन दोनों में से कोई भी स्पाउस इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है वो कोर्ट को प्रस्तुत नहीं करेगा। अगर प्रस्तुत करेगा भी तो फिर अपने स्पाउस से परमिशन लेके करेगा कि मैं हमारे कम्युनिकेशन जो हुई है उसके बेसिस पे मैं तुमसे ये मांग रहा हूँ परमिशन कि मैं इस रिवील करूँ या ना करूँ। कोर्ट को पता चलता है कि ये अपने स्पाउस से परमिशन नहीं लिया है तो उसका एविडेंस वो एडमिसिबल नहीं होगा। तीसरा चीज़ ये होता है, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया है वो कम्युनिकेशन की बात की गई है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप, मतलब इधर इन्फॉर्मेशन देना इधर इन्फॉर्मेशन लेना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन हम किससे करते हैं? अपने वोकल कॉर्ड, अपने मुंह से, अपने माउथ से करते हैं। तो यहाँ पे कंडक्ट जो है अभी तक हमारी बात में नहीं आई है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से कोई कंडक्ट अगर होता है तो इस हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कंडक्ट हुई है वो कोर्ट अपना नोटिस ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ए जो है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, और ए ऊपर से आ रहा था, उसकी वाइफ ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारे उसने देखा कि उसके हाथ पे ब्लड लगा है और उसके पास एक नाइफ़ है, और उसने पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में ब्लड और नाइफ़ क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं पड़ोसी का कत्ल करके आ रहा हूँ। तो एविडेंस में किसी भी तरीके से वो स्टेटमेंट जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई है, जैसे मैं पड़ोसी को मार के आ रहा हूँ, कत्ल करके आ रहा हूँ, किल करके आ रहा हूँ, तो वो चीज़ किसी भी तरीके से एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एडमिसिबल होगी उनका कंडक्ट।
जो कंडक्ट ये है कि वाइफ बोल सकती है कोर्ट में कि मैंने देखा कि वो सीढ़ी से उतर रहा था रात को इतने बजे और उसके हाथ में एक नाइफ था और उसके ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे, तो ये कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगी। इसमें किसी भी तरीके से प्राइविलेज नहीं क्लेम किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 129, 130, 131। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 129, 30, 31, तो फिर ये एक स्टेयर बना लेते हैं। इसको याद करने का तरीका ये इजी हो जाएगा। सेक्शन 129, सेक्शन 130, सेक्शन 131। 129 में हमारा स्टेट का अफेयर से रिलेटेड है। अगर कोई भी स्टेट का अफेयर अगर होता है तो वो एक ऑफिशियल गैजेट में आता है। अगर ऑफिशियल गैजेट में नहीं आया है और उसको ऑफिशियल गैजेट में आने से पहले किसी तरीके से कोई पर्सन उस इंफॉर्मेशन को लेकर के कोर्ट में प्रस्तुत करता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो वो एविडेंस के तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल एविडेंस के तौर पे करने के लिए हमें परमिशन चाहिए, वो होगा उस डिपार्टमेंट का हेड जो होगा, जिस जगह से इंफॉर्मेशन आई है उस डिपार्टमेंट के हेड को परमिशन देना होगा कि क्या ये कोर्ट इसको एडमिसिबल एक एविडेंस के तौर पे एडमिट करे या ना करे। अगर ये परमिशन दे देता है तो ठीक ठीक, अगर नहीं देता तो उसको नहीं करेंगे इस्तेमाल। तो ये स्टेट के अफेयर्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिससे किसी भी तरीके से कोई इंटरफेरेंस ना हो। और दूसरी चीज़ सेक्शन 130, स्टेट के अंदर क्या होता है, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। सेक्शन 130 के अंदर हम लोग का जो है वो ऑफिसर्स वर्सेस ऑफिसर है। तो ऑफिसर के बीच में, दो ऑफिसर्स के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन हुई है वो प्रोटेक्टेड होगी, वो किसी भी तरीके से थर्ड पर्सन या कोर्ट के पास उसको रिवील करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तो ये एक लॉ के जरिए प्रोटेक्शन है, इसको बोला जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और ये सेक्शन 131 हमारा आ जाता है ऑफिशियल वर्सेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इसमें क्या हो जाता है, तो ऑफिशियल वर्सेस थर्ड पार्टी में यहाँ पे किसी भी तरीके से जो कम्युनिकेशन अगर हुई है, हमारा स्पाई, हमारा इन्फॉर्मर जो है वो एक प्राइवेट ये एक इन्फॉर्मेशन जो होगा वो एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन होगी। अगर हम सोर्स को रिवील कर देते हैं तो वो सोर्स अगले समय हो सकता है मारा जाए। इसलिए उस सोर्स को मेंटेन रखने के लिए और इन्फॉर्मेशन आने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल को जो पुलिस ऑफिसर जो कि कल को छापा मारते हैं कहीं भी किसी घर में घुस करके और उसमें रिकॉर्ड करते हैं रीज़न टू बिलीव, जैसे कि सेक्शन 167 जो कि सर्च हमारा इशू किया जाता है बिना किसी वारंट के। सेक्शन 167 हमारा सीआरपीसी, सेक्शन 166 हमारा जो है वो सीआरपीसी के अंदर आता है। और तो यहाँ पर हमारा ये इनके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आया, इनके पास रीज़न टू बिलीव क्या थी कि इन्होंने सर्च मारा और वहाँ से एनडीपीएस का सब्सटेंस पकड़ा गया। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको रिवील करने की कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सेक्शन 129, 30, 31 हो जाता है। फिर सेक्शन 132, 33 हमारा एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 132, 33। सेक्शन 132 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हमारी बात करी जाती है। इसमें ये बात की जाती है किसी भी तरीके से कोई एडवोकेट को अगर कोई कम्युनिकेशन अपने क्लाइंट से करते हैं तो वो एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का कम्युनिकेशन हमेशा प्रोटेक्टेड होगा। तो यहाँ पे बात ये होती है कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की जो कम्युनिकेशन हुई है, एडवोकेट ने जो उसको लीगल एडवाइस दिया है अपने क्लाइंट को, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा प्रोटेक्टेड होगी। और ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से कोर्ट में आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन रिवील करवाइए। तो यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि आप अपराध करने के बाद, ऑफेंस कमिट करने के बाद आप वकील के पास जाते हैं। अगर आप पहले ही अपने वकील के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताइए वकील साहब मुझे ये अपराध करनी है, तो मुझे इस चीज़ में एक लीगल एडवाइस दीजिए। तो वो जो एडवाइस वकील साहब देते हैं अपने क्लाइंट को कि ऐसे ऐसे तरीके से आप अपराध कर सकते हैं, वो प्राइवेट कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। तो वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं होगा और इससे एक तरह का कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होगा जिसमें वकील साहब भी फंसेंगे और उनका क्लाइंट भी फंसेगा। पहली चीज़, अपराध होने के बाद आते हैं वकील के पास, अपराध होने के पहले नहीं आते। दूसरी चीज़, अपराध अगर हो जाता है और फिर आप वकील के पास आते हैं और फिर वकील को एंगेज करते हुए भी आप कंटिन्यूली कई सारे दूसरे अपराध करे जा रहे हैं जिसकी जानकारी वकील साहब को होती जाती है।
तो वो जो अपराध हो रहा है कंटिन्यूअसली, उसके लिए भी वकील साहब किसी भी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि हमारे और क्लाइंट के बीच में एक प्राइविलेज कम्युनिकेशन है। प्राइविलेज कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सटेंट तक होगा जिस एक्सटेंट तक वकील साहब को इंगेज किया गया है क्लाइंट के द्वारा उस पर्टिकुलर मुकदमे के लिए, जो कि वो कमिट करने के उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, जो कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के बाद एडवोकेट को इंगेज किया गया। इस प्रोटेक्शन का मतलब ये था कि वकील जो है, एडवोकेट जो है, एक सोशल हार्मनी का टूल है। वो जस्टिस दिलाने के मेथड्स लाते हैं, वो अपराध करने के लिए यूज नहीं किए जा सकते एडवोकेट्स। इसीलिए यहाँ पर एडवोकेट्स और क्लाइंट का रिश्ता ये प्योरिटी पे बेस्ड है, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। No advocate shall at any time be permitted unless with the client express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of the service as such advocate by or on his behalf of his client or to the state the content condition of any document with which he has acquainted। किसी भी तरीके से वकील साहब अपने क्लाइंट के बिना परमिशन के कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे। और किसी भी डॉक्यूमेंट की तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडीशन, कंटेंट और यहाँ पे एक होता है एग्जिस्टेंस। तो किसी भी तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट का आप कंटेंट, कंडीशन, एग्जिस्टेंस आप रिवील नहीं करेंगे जब तक आपको क्लाइंट से परमिशन ना मिल जाए। तो सेक्शन 132 ये बोलते हैं। और सेक्शन 133 ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोर्ट है और इस पे हमारे जज साहब बैठे हैं। ठीक, ये कोर्ट है और ये डाइस है, यहाँ पे क्लाइंट्स को बुला कर ये खड़ा किया जाता है। और किसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर हमारा जो है क्लाइंट जो है, अगर आ करके खड़ा कर दिया जाता है कि यहाँ पर विटनेस बनने के लिए वो तैयार हो जाता है और क्लाइंट और यहाँ पे एडवोकेट हैं इसके, अगर क्लाइंट किसी भी तरीके से अपने अपने वकील के बीच में जो कम्युनिकेशन जो हुई है, अगर उसका प्राइविलेज जो है वेव ऑफ करता है, वो कोर्ट को सारी सारी बताने लगता है बात कि मेरे और मेरे वकील साहब के बीच में क्या बात हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वकील साहब को भी परमिशन दे दी गई कि वो भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन रिवील कर दें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चाहे क्लाइंट भले ही केस चाहे जितना खराब करे बिगाड़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वकील साहब का जो माउथ होगा ऑलवेज साइलेंट होगा या शट होगा। वो किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट का केस खुद मुंह से बोल करके रिवील नहीं करेंगे जो कुछ भी बात हुई है। लेकिन अगर वकील साहब को बुला करके कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और विटनेस बना दिया जाता है, तो वकील साहब भी ये नहीं है कि बगर बगर बोलना शुरू कर दें, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन जो बातचीत हुई है वो सारा रिवील कर दें। वकील साहब सिर्फ उतना ही रिवील करेंगे जितना कि क्लाइंट उनको परमिशन देता है, उतना बात रिवील करने का ही सिर्फ उनके पास राइट होगा। और फिर यहाँ पर आते हैं सेक्शन 134 जो है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है। ये सेक्शन 130 जब हम पढ़ते हैं सेक्शन वन सेक्शन 132, सेक्शन 132, 133 ये दोनों साथ में ऐसे पढ़ेंगे। और सेक्शन 132 के पैरेलल हमारा सेक्शन 134, क्यों? जो भी प्रोटेक्शन आपके एडवोकेट और क्लाइंट के बीच ही है, वैसे ही प्रोटेक्शन 134 में हमारा लीगल एडवाइजर और उसके क्लाइंट के बीच में होगी। मतलब किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करने के लिए, उनको रिवील करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड 135, 136 इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 180 में। नंबर ऑफ विटनेसेस, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि मर्डर के केस के लिए हमारे 20 विटनेस लगेंगे, डाउरी का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो 5 विटनेस लगेंगे। तो ऐसा किसी भी तरीके का कोई रूल ऑफ लॉ यहाँ पर सेट नहीं किया गया है, ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। तो किसी भी तरीके से कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ फिक्स नहीं है। यहाँ पे हम लोग का क्वांटिटी ऑफ विटनेस की हम लोग बात नहीं करेंगे।
यहाँ पे किसी भी तरीके से क्वांटिटी ऑफ विटनेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे। हो सकता है कि जो पर्सन हमारा आए हैं, आप 100 झूठे मक्कार लोगों को विटनेस बना करके ले आओ, उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। वहीं अगर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटनेस लेकर के आते हो कोर्ट में, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जज साहब को दिया गया कन्फेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वहीं अगर आप वकील को कन्फेशन देते आप अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन देते हो, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो सेक्शन 137 और 138 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 138 में हम बात करते हैं कि अगर कोई अकम्प्लिस है, कोई अक्यूज्ड है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है सेक्शन 138 में अकम्प्लिस का। इसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी तरीके से कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है और हमारे पास कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं मिल रहा है और कोई एविडेंस ऐसा पुख्ता नहीं मिला है जिससे कि हम लोग 4 या 4 से ज़्यादा कोई अक्यूज़्ड या फिर कई 2 या 2 से ज़्यादा कोई अक्यूज़्ड है, को-अक्यूज़्ड, तो उनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। तो वहीं हम एक अक्यूज़्ड को पकड़ते हैं, उनको हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम हमें सारा बात बताने को तैयार हो, तो हम तुम्हें एक बेनिफिट देंगे, तुम्हें रिहा कर देंगे, तुम्हें रिलीज़ कर देंगे, तुम्हें एक्विटल कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे यहाँ से। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा जैसे कि तुमने कभी कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, पार्डन दे देंगे तुम्हें। तो वो सारा का सारा कन्फेशन करता है, रिकॉर्ड करवाता है, पार्डन देता है, पार्डन उसको मिल जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा और वहीं वो कन्फेशन देता है ओथ पे अपने और अपने को अक्यूज के अगेंस्ट में सारा स्टेटमेंट दे देता है। तो इससे ये जो पर्सन होता है उसे हमें जो बेनिफिट हुआ है उससे हमें जस्टिस सर्व भी हो गया और एक पर्सन को जहाँ पे कोई कन्विक्ट नहीं होता वहाँ पे सारे कन्विक्ट हो गए, बस एक को छोड़ करके क्योंकि उसने नेक काम किया है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगर लॉ की भाषा में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ या फिर सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस आप नहीं दे सकते। अगर किसी को अगर आप कंपेल भी करते हो कि वो अपने अगेंस्ट में या दूसरों के अगेंस्ट में जिसमें वो सहकारी है, अक्यूज है, वो एविडेंस दे, तो आपको एक बेनिफिट देना होगा जिससे कि उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का मुकदमा ना चले। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो ये हम लोग अक्यूज को देते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग विटनेस को दे देते हैं तो आर्टिकल 137 में चला जाता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो ये प्रिंसिपल है वो भी यहीं पे लगता है। अगर अक्यूज को देते हैं तो वो अकम्प्लिस बन जाता है, अगर विटनेस को देते हैं तो विटनेस ने जो कुछ भी एविडेंस दिया है जिसमें वो भी शामिल था, इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट में मिला है, तो वो उसके अगेंस्ट में यूज नहीं किया जाएगा। दोनों एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। और सेक्शन 135 और सेक्शन 136 देखते हैं अब। सेक्शन 137 138 साथ में पढ़ना है, पढ़ लिया है हम लोगों ने। और सेक्शन 136 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अदर्स पर्सन्स हैविंग पोजीशन और कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इट। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसका पोजीशन जो है किसी एक पर्सन के पास है लेकिन उसका रियल ओनर जिसके पास पावर है, जैसे कि अगर मेरे घर में छापा पड़ता है तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अगर पाई जाता है, मेरे क्लर्क सर्वेंट या मेरे वाइफ के पास कोई डॉक्यूमेंट अगर मिलता है, तो हम वो डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं कि उनके पोजीशन में है अभी, लेकिन उसका रियल पावर जो होगा वो मेरे पास होगा। तो किसी भी तरीके से मैं जिसके पास रियल पावर है मैं रिफ्यूज कर दूंगा कि मैं वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो एक्चुअली में बात यही होती है कि कस्टोडियन ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर होल्ड नहीं करता। ज़्यादा पावर इम्पोर्टेंट जो होल्ड करता है वो उस पर्सन के पास है जिसकी वो डॉक्यूमेंट्स है। तो सेक्शन 135 में प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स और विटनेस नॉट अ पार्टी। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document by virtue of which he holds any property as a pledge or mortgagee, and any document the production of which might aim to incriminate him. कोई भी विटनेस जो कि किसी भी पार्टी किसी भी तरीके से वो पार्टी नहीं है किसी सूट का, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपना टाइटल डीड दिखाए प्रॉपर्टी का। आप उसका मुकदमा नहीं लड़ रहे हो, यहाँ पे उसका फैक्ट इन इशू नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज का किसी भी तरीके से यहाँ पे जिक्र होना भी नहीं चाहिए।
लेकिन आप क्या करते हो, आप उस विटनेस को दिखाते हो कि ये विटनेस दूध का दूल्हा नहीं है, ये खुद कई सारे प्रॉपर्टीज कब्जे करके बैठा हुआ है, तो इसका हम लोग डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं और इसको इसी में फंसा देते हैं केस में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका केस चल ही नहीं रहा है इस पर्सन का। ये तो पर्सन आया था विटनेस के तौर पे, जितना काम है उतना ही करके जाए। बाकी फालतू जो चीज़ है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। वरना तो ऐसे एंडलेस लिटिगेशन चलता ही जाएगा। मुकदमा यहाँ पे हम 2 लोगों के बीच में चल रहा है, तीसरा बंदा आ रहा है एविडेंस देने के लिए, उसको भी लपेट लिया उसमें, चलो तुम दूध के दूल्हे नहीं हो, तुम भी अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो फिर वो डॉक्यूमेंट ला दिया, पता चला, फिर वो तीसरे बंदे को फिट बनाता है, फिर चौथे बंदे को बनाता है। ऐसे ही साइकिल तो साइकिल चलता रहेगा, तो कभी ट्रायल हम लोग का एक केस तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड करेंगे कोर्ट में। अब फिर यहाँ पर अब इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। थैंक यू।